आज से हम शुरू करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, इफ़ यू विल लुक इनटू योर बुक्स। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ये टॉपिक बहुत सारी डिग्रीज़ में है। ये आपको बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है, एमएससी सेमेस्टर 3rd में है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे हम बेसिकली ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे पहले, ठीक। और आपके पास ये बी फार्मा सेमेस्टर 7 में भी है, कहीं एम फार्मा में भी है ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। सो इन लेक्चर्स को शेयर ज़रूर करना, राइट। चलो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है, ठीक, जिसमें आपके गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, जो हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, राइट। उसके बाद आपके आगे बढ़ते बढ़ते माइक्रोवेव रीजन तक जाते हैं, रेडियो वेव्स, जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक, और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, राइट। जो हमारा रिलेशन था डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच सी अपॉन लेमडा, वहाँ से हमें ये रिलेशन पता है बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी। सो बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हाइयर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। अच्छा, बेसिकली हमने पढ़ा है पहले दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब ये स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में होते हैं आपके बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, अरेंज किस तरह से हैं, ठीक है। डबल सिंगल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड भी होते हैं, इसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और नॉन कॉन्जुगेटेड भी होते हैं, ठीक। अगर मैं इन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स की और आगे बात करूं और कुछ तरह के मैं स्ट्रक्चर्स लूं, तो आपने पढ़ा है होमोएन्युलर कंपाउंड्स। अगर किसी को नहीं पता है तो गूगल करके या कहीं देख लो, होमोएन्युलर एंड योर हेटेरोएन्युलर कंपाउंड्स। होमोएन्युलर कंपाउंड्स वो होते हैं अगर दो रिंग्स हैं इस तरह की, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड सेम रिंग में है तो ये है होमोएन्युलर कंपाउंड्स। अगर डबल बॉन्ड आपकी डिफरेंट रिंग्स में है तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोएन्युलर कंपाउंड्स। तो इस तरह की कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आगे हम लेक्चर बनाएंगे उसमें हम ये सब चीज़ें डिटेल में करेंगे, ठीक। और आपका और क्या क्या होता है, और डबल बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो एक और तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एंडोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब डबल बॉन्ड जब बाहर होता है रिंग के, ठीक, जब डबल बॉन्ड बाहर होगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखो, डबल बॉन्ड जब बाहर होगा, ठीक है, और यही डबल बॉन्ड अंदर भी हो सकता है, राइट। तो ये है एक्सोसाइक्लिक, जब डबल बॉन्ड अंदर होगा तो ये है एंडोसाइक्लिक, ठीक। इस तरीके के ये हैं क्या, बेसिकली ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था डबल बॉन्ड एक रिंग में है, होमोएन्युलर में, और हेटेरोएन्युलर में डबल बॉन्ड्स डिफरेंट रिंग्स में है, ठीक है। तो वो भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था, ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए, राइट, हम क्या यूज करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसके बाद हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मेनली फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं, राइट, फंक्शनल ग्रुप्स डिटेक्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो ध्यान देंगे वो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेसिकली हम क्या क्या चीजें देखते हैं,
डबल बॉन्ड्स एंड योर कॉन्जुगेशन, मॉलिक्यूल में कितना कॉन्जुगेशन है, राइट। सो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट मल्टीपल बॉन्ड्स, जो मैंने आपको सारी ये डिफरेंट सिचुएशंस बताई हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की। सेम रिंग में हो सकती है, रिंग के बाहर हो सकती है, रिंग के अंदर हो सकती है, कॉन्जुगेशन में हो सकती हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। और बेसिकली आपकी दूसरी चीज क्या है, कॉन्जुगेशन इन अ मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम अलग से भी लेक्चर बनाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दो चीजें डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है अराउंड 200 वेवलेंथ की, अगर हम बात करें 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे 200 से 400 नैनोमीटर ये होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। और हायर वेवलेंथ पे जब हम जाते हैं 400 टू 800 नैनोमीटर, इसमें आपका आ जाता है विजिबल रीजन। इसका मतलब ये होता है अगर कोई मॉलिक्यूल इस वेवलेंथ को, विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर्ड दिखता है हमको, ठीक है। विजिबल लाइट हमें पता है, हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो इस रीजन में फॉल करती है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से इसको देखो हमने सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी कब पढ़ी थी, क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वहाँ हमने देखा था जब एक बोहर ऑर्बिट से, देखो एक बोहर ऑर्बिट से जो E1 एनर्जी पे था, हायर बोहर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, राइट। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है ग्राउंड स्टेट पे, तो ये एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। यही जो एमिशन ऑफ एनर्जी है, इसको हम स्पेक्ट्रा के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। और हर एक एलिमेंट का अपना यूनिक स्पेक्ट्रा होता है, जिसको हम कहते थे कि ये एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने एटम्स की बात करी थी, राइट। एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारे पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक। और एक और चीज़ थी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी वो क्वांटाइज्ड थी। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओनली डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, राइट। क्वांटा का मतलब होता था जैसे 1, 2, 3 इतने क्वांटास ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ऐसा नहीं है कि 1.5 या 2.5 ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ठीक। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज क्वांटाइज्ड, राइट। सिमिलरली जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ पे देखो, जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता था, तो हमें जो ग्राफ मिलता था वो स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइंस मिलती थी, शार्प लाइंस मिलती थी, ठीक, राइट। यहाँ पे हमें शार्प लाइंस मिलती थी। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। देखो मॉलिक्यूल में एक चीज़ होती है, मॉलिक्यूल अगर मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल लूँ, उसमें डबल बॉन्ड भी होती है, सिंगल बॉन्ड भी होती है, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल होता है, अगर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं, तो मॉलिक्यूल्स अक्रॉस देयर सिंगल बॉन्ड रोटेट भी कर सकते हैं, उनकी बॉन्ड्स वाइब्रेट भी कर सकती हैं, ठीक। और दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स रोटेट भी कर रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं फ्रॉम वन energy level to higher energy level or to another energy level, from lower energy level to higher energy level। तो देखो यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं,
देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव, राइट, जैसे फ्रॉम से E1 टू E2, राइट. सो मॉलिक्यूल्स मूव एंड मॉलिक्यूल्स डू वाइब्रेट, ठीक, एंड मॉलिक्यूल्स डू रोटेट. सबसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए. अगर आपको एक से दूसरी स्टेट पे मूव करना है मॉलिक्यूल को, दैट मीन्स अगर आपको लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे मूव करना है मॉलिक्यूल को, तो हमें मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ती है, राइट. उससे कम अगर एनर्जी मिल रही है तो मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक. अगर उससे भी कम एनर्जी है तो मॉलिक्यूल विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक. तो देखो अगर मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी दे देता हूँ मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल आपका, अगर मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी दे देता हूँ मॉलिक्यूल को, राइट, ये देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं एनर्जी दे देता हूँ तो जिसमें उसको वाइब्रेट करने की और रोटेट करने की भी एनर्जी होगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक. तो जो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मिलता है, जो यूवी स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, तो यूवी स्पेक्ट्रम जो मिलेगा वो मेरे को वाइब्रेशन की वजह से भी मिलेगा और रोटेशन की वजह से भी मिलेगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, राइट, जो वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी से कम होती है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को इस तरह से स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलेंगी, राइट. जब मॉलिक्यूल एक स्टेट से, राइट, मान लेते हैं ये E2 स्टेट है, ये E1 स्टेट है, ठीक है. अब देखिए ये E2 से E1 पे जाने में मान लेते हैं ऐसे, ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं V1 एंड V2. जब ये यहाँ से यहाँ पे जाता है मॉलिक्यूल, राइट, तो ये हायर एक्स जो ये इस वाले वाइब्रेशनल स्टेट को क्रॉस करके यहाँ पे भी जा ही रहा है. अब यहाँ पे ये गया है, मान लेते हैं इस वाइब्रेशनल स्टेट में, राइट, इस वाइब्रेशनल स्टेट में दो रोटेशनल स्टेट्स हैं R2 और R1, ठीक, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी इज मोर देन रोटेशनल एनर्जी. तो वाइब्रेट करने में जो एनर्जी यूज होगी वो कम होगी रोटेशनल एनर्जी से. तो अगर हम वाइब्रेट करने की एनर्जी दे रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो रोटेट तो वो करेगा ही करेगा, ठीक. तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली हमें मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कुछ इस तरह का बैंड्स मिलेंगे. ऐसे शार्प लाइंस नहीं मिलेंगी. एटम्स के केस में हमें ऐसे शार्प लाइंस मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल था, दो ही लेवल थे, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल. इसके बीच में जो एटम होता है वो ना ही रोटेट करेगा ना वाइब्रेट करेगा. तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स नहीं है, ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक शार्प लाइन है जो, और यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल्स के केस में हमें बैंड्स मिलते हैं, राइट, बैंड्स मिलते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस. इसमें क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होती हैं. ये जो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होती हैं, दिस इज ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक. जैसे देखो यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड लाइंस थी ना, जो रिप्रेजेंट कर रही थी वाइब्रेशन. जब मॉलिक्यूल इस स्टेट E1 से E2 पे जा रहा था, तो वो V1 से V2 पे भी तो जा रहा था. तो V1 से V2 पे जब जाएगा, तो ये वाली जो हायर एनर्जी स्टेट है V1 से V2 की, ये भी हमें स्पेक्ट्रम में ही दिखती है इन द फॉर्म ऑफ दिस क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, राइट. और जब हम रोटेशनल लेवल्स देखेंगे, R1 से R2 पे भी जाएगा मॉलिक्यूल, जब E1 से E2 पे चला गया है, तो ये जो R1 से R2 की जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो भी हमें यहीं दिखेगी. तो इसीलिए ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है मॉलिक्यूल का, ये बैंड के फॉर्म में मिलता है, ये लाइन के फॉर्म में नहीं होता. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बैंड के फॉर्म में होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक. आई होप दिस मच इज क्लियर. ये सब बेसिक चीज़ें हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक. अब देखो एनर्जी लेवल्स की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, और जब हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. देखो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेक्शन है होम पेज में, वहाँ पे मैंने आपको बताया है परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ी है, राइट, जहाँ पे हमने डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करी है मॉलिक्यूल्स की. जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, राइट, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन को समझने की ज़रूरत है. तो अगर आप वो लेक्चर देखेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में जाके,
डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग एक वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताए हैं, मॉलिक्यूल्स के कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाता है कि कोई अगर कोई जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है, राइट, 1,3 ब्यूटाडाइन के जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो बेसिकली ऑर्बिटल्स के फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं, पाई ऑर्बिटल होते हैं, और कई मॉलिक्यूल्स में जैसे एसीटोन में, राइट, हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमने वहां पढ़ा था। ये होते हैं बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब देखो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये हैं आपके, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी वहाँ हमने देखा था जब मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं, राइट, सॉरी, जब ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं तो वो इन फेस इंटरैक्ट करेंगे, तो सिग्मा जो हमारे को क्या मिलता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सब क्या हैं आपके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। जब और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज लेस। ठीक है, और जब यही ऑर्बिटल्स आउट ऑफ फेस इंटरैक्ट करते हैं, राइट, तो हमें क्या मिलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी हाई होती है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट, जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, तो बेसिकली एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब मैं किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी इंपार्ट करता हूं, तो ये मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ये E1 से E2 में चला जाएगा। ठीक, से दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2, सॉरी यहाँ पे भी हमने लिखा ही है इसको। ठीक, जब देखो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, सो बेसिकली जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, राइट। जब एटम को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाएं, तो हमारे को क्या मिलता है, बेसिकली हमें मिलता है एटम इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में जब मॉलिक्यूल को आप राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाता है, राइट। सो बेसिकली यहां पे भी क्या मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मेनली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, या तो सिग्मा ऑर्बिटल में होंगे या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जब आप इनको एनर्जी दोगे तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो अभी सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे, ये जब हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हम इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में होते कहाँ हैं, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो जब लोअर एनर्जी स्टेट में थे तो इलेक्ट्रॉन्स थे सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे तो हायर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर देखोगे तो पाई स्टार और सिग्मा स्टार। दैट मीन्स यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको सिग्मा स्टार और पाई स्टार
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मिलेंगे। जो हाइयर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं, राइट, थोड़ी देर में ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस आ जाते हैं अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो आप अगर इस एमिटेड एनर्जी को, राइट, स्पेक्ट्रोमीटर में ले जाओगे तो यहाँ से आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, इसका एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। और जब मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, राइट, तो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हुई होगी, राइट। अगर उस ट्रांसमिटेड एनर्जी को आप एनालाइज करोगे स्पेक्ट्रोमीटर में तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आर एक्साइटेड फ्रॉम bonding molecular orbitals to anti-bonding molecular orbitals। ये एक्साइटेशन है। मेनली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं ऑर्बिटल्स में, राइट। जो लोअर एनर्जी स्टेट है, जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हाइयर एनर्जी स्टेट का मतलब हम बात कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो हाइयर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर excited from bonding molecular orbital to anti bonding molecular orbital in UV और electronic spectroscopy, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना कि ये बैंड क्यों मिलता है हमको। बैंड इसलिए मिलता है बिकॉज ऑफ दीज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक। और इसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी एक्साइट होकर के चले जाते हैं आपके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, राइट, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक। और जो ये आपको ग्राफ मिलता है, राइट, और जो हम रेडिएशन फेंक रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए, ये सब जो करा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। ये पूरी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक करी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आप बोलोगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक। जिसमें क्या क्या होता है, छोटा सा मैं आपको सैंपल बताता हूं इसका। इसमें देखो सोर्स ऑफ लाइट होगी जो रेडिएशन फेंकेगी, ठीक है, और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हम थ्रो करते हैं, इंसिडेंट करते हैं ऑन द सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद जो एमिटेड, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होंगी वो एक डिटेक्टर, एक एनालाइजर के पास, एक डिटेक्टर के पास जाती हैं, राइट, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, राइट। फिर उसके बाद एक रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर बेसिकली आपका स्पेक्ट्रा दिखाता है, राइट। ये जो स्पेक्ट्रा होता है, ये जो स्पेक्ट्रा है बेसिकली ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, ये ट्रांसमिट हुई है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है। बेसिकली ये होता है आपका अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और ये होती है आपकी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। इसके बीच का ग्राफ जो होता है इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक। तो देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का देख लो डिजाइन हल्का सा। देखो ये है आपकी लाइट सोर्स, यहां से आएगी, ये है आपकी लाइट सोर्स, ठीक है। ये रेडिएशन भेजेगी, ठीक है। और यहां पे होगा आपका, इसके बाद आता है आपका एक प्रिज्म सेलेक्टर, ये आपका प्रिज्म सेलेक्टर, ठीक है। अब ये प्रिज्म सेलेक्टर क्या करेगा, जब इस पे रेडिएशन पड़ेगी, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है प्रिज्म, राइट। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ यहां से एमिट होंगी, राइट, जो जाएगी आपके सैंपल में, जो एक सॉल्वेंट में एक सैंपल पड़ा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जाएगी एक डिटेक्टर के पास,
जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा। फिर ये आ जाएगी एक एनालाइजर, रिकॉर्डर के पास, सॉरी नॉट एनालाइजर, रिकॉर्डर के पास, और इस रिकॉर्डर में ही आपको इस तरह के ग्राफ्स दिखाई देंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, राइट। यहां पे सैंपल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपको स्ट्रक्चर देखना है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। इसकी हम पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन एक डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे, पूरी ये कैसे काम करता है, ठीक। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो एक और चीज है इसमें छोटी सी, देखो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ देखो 200 से 400 यूवी और फिर इससे 400 से 800 नैनोमीटर, ये हो जाता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है यूवी। इसके नीचे, राइट, इसके यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बिलो 200 nm, बिलो 200 nm इसमें जो ऑक्सीजन होता है स्पेक्ट्रो, अगर बिलो 200 nm की मैं अगर बात करूं वेव्स की, तो वो हाई एनर्जी वेव्स होंगी, ठीक है। जब हाई एनर्जी वेव्स होंगी तो वहां पे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो आपका ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उन हाई एनर्जी वेव्स को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो करेक्ट स्पेक्ट्रम नहीं होगा, क्योंकि इस सैंपल पे आने से पहले ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो आपका ऑक्सीजन है उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको बिलो 200 nm अगर आपको स्पेक्ट्रम देखना है किसी कंपाउंड का, तो आपको नाइट्रोजन उसमें फ्लश करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन उसमें कम हो जाए, नाइट्रोजन फ्लश करनी पड़ती है। लेकिन अगर 150 nm से नीचे की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 150 nm के बिलो नाइट्रोजन भी वेव्स एब्जॉर्ब करने लग जाती है, राइट, रेडिएशंस नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, राइट। तो फिर अगर हमें 150 nm से नीचे की बात करनी है तो फिर हमें सही स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, अगर हमें बेसिकली बिलो 150 से स्पेक्ट्रम डिटेक्ट करना है, स्ट्रक्चर कम डिटेक्ट करना है किसी कंपाउंड का, तो हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, राइट। वो डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक। सो बेसिकली वैक्यूम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हम यूज करते हैं अगर हमें वेव्स, अगर हमें स्ट्रक्चर कंपाउंड के डिटेक्ट करने हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं बिलो 200 और 150 nm, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसे ध्यान में रखना, ठीक। चलो अच्छा, बेसिकली देखो जो मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की बात करी थी, ये बेसिकली होता क्या है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है होमो, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं ये होमो से जा रहे हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मैंने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, होमो से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी फॉर दैट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लूमो में जा रहे हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आपकी होमो लूमो का गैप कम होता चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक, लेस एनर्जी वाली वेव्स एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी, ठीक, और जो वेवलेंथ है वो हाइयर वेवलेंथ की तरफ मूव होता जाएगा, राइट। जो हाइयर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होंगी वो एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी जैसे जैसे आपका होमोलूमो गैप कम होता है, ठीक है। होमोलूमो गैप कैसे कम होता है, अगर हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे जैसे
कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता चला जाता है, होमो लूमो गैप डिक्रीज होता चला जाता है।